छात्रों नमस्कार। प्रीवियस लेसन में अपन ने बात की थी परागण के बारे में, स्वयं परागण, पर परागण, उसके लिए कुछ अनुकूलनों के बारे में बात की थी और सबसे लास्ट में पढ़ा था अपन ने पर परागण की युक्तियां कि पर परागण की युक्तियां कौन कौन सी हैं, किन किन माध्यमों से पराग कणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। देखो ये मैं बना रहा हूं यहां पर ये क्या है, अंडक है और पराग कण कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो ये क्रिया कौन सी हो जाती है बेटा, परागण की क्रिया हो जाती है। और आपको पता है कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की सबसे मुख्य घटना निषेचन होती है। लैंगिक जनन की सबसे मुख्य घटना क्या होती है, निषेचन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है, नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। अगर ये संलयन नहीं हो पाए तो उसे क्या कहेंगे। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, असंगतता या अनिश्चितता, इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। देखो यहां पर टर्म को समझो, असंगत या अनिश्चितता ना। असंगत का मतलब वो जो युग्मक है वो क्या नहीं है बेटा, समान नहीं है, अर्थात वो क्या है, असमान है। और असमान के मध्य कभी भी क्या नहीं होता, संयोजन नहीं होता, संलयन नहीं होता। अब वो असमानता किस आधार पर है, देखो जो असमानता है वो या तो बेटा कैसी हो सकती है, आकारिकीय हो सकती है, या कैसी हो सकती है, कारिकीय, क्या उस फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्या हो सकती है, असमानता हो सकती है। इसके कारण, इस असमानता के कारण युग्मकों का क्या नहीं हो, संलयन नहीं हो। चलो दूसरा टर्म लेते हैं, अनिषेचता, है ना। ए को हटा दो, निषेचन हुआ, और ए का मतलब निषेचन नहीं हुआ, अर्थात नर व मादा युग्मकों का क्या नहीं होना, संलयन नहीं होना। क्या नहीं होना बेटा, नर व मादा युग्मकों का संलयन नहीं होना। चाहे नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों ही कैसे हो, पूरी तरह जनन क्षम हो, पूरी तरह कार्यशील हो। कार्यशील व जनन क्षम होते हुए भी नर व मादा युग्मकों का निषेचन नहीं होना या संलयन में विफलता को अपन क्या कहते हैं बेटा, इनकॉम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, पूर्णतया कार्यक्षम, फंक्शनल एवं पूर्णतया कार्यक्षम एवं जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य, नर व मादा युग्मकों के मध्य, नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को, निषेचन में विफलता को क्या कहते हैं, असंगतता, या बेटा क्या कहते हैं, अनिश्चितता कहते हैं। ठीक समझ में आया। नर एवं मादा युग्मक हैं
और नर एवं मादा युग्मक पूरी तरह जननशील हैं, जीवित हैं, कार्यशील हैं, कार्यक्षम हैं और कार्यक्षम और जननक्षम होते हुए भी दोनों प्रकार के युग्मकों के मध्य क्या नहीं होता, संलयन नहीं होता या संयोजन नहीं होता या निषेचन नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं अपन, असंगतता या अनिषेचता कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो बेटा, ये जो असंगतता या जो अनिषेचता है, इनकॉम्पेटिबिलिटी है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा अंतराजातीय। ये कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक तो होती है कौन सी? अंतराजातीय। अंतराजातीय इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। दूसरी होती है अंतरजातीय, अंतरजातीय इंट्रा स्पेसिफिक या आंतरजातीय, उसको कहते हैं अपन इंट्रा स्पेसिफिक। ये दो प्रकार की हुई ना, किसके? सदस्यों के युग्मकों के संयोजन न होने के आधार पर ये दो प्रकार की हुई। एक तो हुई अंतराजातीय ना, इंटर स्पेसिफिक, और एक क्या होती है बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक अंतराजातीय ना, अंतर जातीय। अब सुनो, अंतराजातीय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अंतराजातीय? देखो बेटा, दो जातियों के मध्य, किसके मध्य? दो जातियों के मध्य ना, एक ही वंश की कोई भी दो या दो से अधिक दो जातियों के मध्य अनिषेच्यता क्या कहलाती है? अंतराजातीय अनिषेच्यता कहलाती है। या एक ही वंश की दो जातियों के युग्मकों के मध्य संयोजन में विफलता को अपन क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। दूसरी है बेटा इंट्रा स्पेसिफिक। क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक। और ये जो इंट्रा स्पेसिफिक होती है, एक ही जाति के सदस्यों, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अनिषेच्यता क्या कहलाती है? इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। अगर अपन इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो बेटा, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है अपने पास, एक तो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये सरसों का है। और यदि इसका अपन क्या कराएं, इसके युग्मकों का संयोजन ब्रेसिका रापासे करवाएं। किससे करवाएं बेटा? ब्रेसिका रापासे करवाएं। और उनके मध्य क्या नहीं हो? युग्मकों का संयोजन नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? असंगत। कौन सा? इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। ठीक। लेकिन एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अनिषेच्यता वो पाई जाती है। एक पादप है बेटा, उसका नाम है प्रीमूला। क्या नाम है? प्रीमूला। ठीक। मैंने यहाँ आपको 3 डेफिनेशन बताई। एक तो बताई असंगतता या अनिषेच्यता। क्या बताई? एक तो असंगतता या अनिषेच्यता, उसका मतलब होता है बेटा पूर्णतया कार्यक्षम व जननक्षम युग्मकों
नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को अपन क्या कहते हैं? असंगतता या अनिश्चितता। और यदि अनिश्चितता एक ही वंश की दो जातियों के मध्य होती है, क्या होती है? यदि अनिश्चितता एक ही वंश की दो जातियों के मध्य होती है तो उसे अपन इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, इनका संयोजन कराया जाता है। देखो बेटा, इन दोनों में जो जीनस है, जो वंश है, वो क्या है? समान, लेकिन जाति क्या है? अलग अलग। देखो ब्रेसिका वंश है, यहाँ पर भी ब्रेसिका क्या है? वंश। दोनों क्या हैं? समान हैं। क्या हैं? दोनों समान हैं, लेकिन जाति क्या हो गई? अलग अलग। यहाँ पर कैम्पेस्ट्रिस अलग है जाति और यहाँ पर रापा जाति क्या है बेटा? अलग है। अब देखो दूसरा बताया, यदि असंगतता या अनिश्चितता क्या हो? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक, आंतर जातीय कहते हैं। और ये किस में पाई जाती है? प्राइमूला में, प्रीमूला में पाई जाती है। अब देखो जो इंट्रा स्पेसिफिक है, क्या है? जो इंट्रा स्पेसिफिक है इसे अपन स्वबंधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, या इसको अपन स्व अनिश्चितता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्व अनिश्चितता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। किसको? इंट्रा स्पेसिफिक को। आपको पता है एक जाति के परागकण उसी जाति की वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, होते हैं। अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करते हैं। पराग नली के शीर्ष पर नर युग्मक होते हैं। वो बेटा वर्तिका में, फिर ओवेरी में, फिर किसमें एम्ब्रियो सैक में क्या करती है? प्रवेश करती है। और अंत में जाके वो एग सेल से क्या हो जाती है? संयोजित हो जाती है, अर्थात मादा युग्मक से क्या हो जाती है? संयोजित। अगर वो संयोजन नहीं हो पाए, नर युग्मक का संयोजन मादा युग्मक से नहीं हो पाए, तो उसे क्या कहते हैं अपन? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य स्वबंधता या उसे स्व अनिश्चितता कहते हैं। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब सुनो, ये अनिश्चितता क्यों पाई जाती है? ठीक है बेटा, ये अनिश्चितता या असंगतता क्यों होती है? देखो पादपों में क्रिया होती है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। क्या होती है? पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप पौधों में असंगतता पाई जाती है। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप
पौधों में क्या पाई जाती है बेटा? असंगतता पाई जाती है। देखो यहाँ पर एक नई चीज आई है, मैं आगे भी बताऊंगा उसको। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। देखो परागण की क्रिया में क्या होता है, जो परागकण है, क्या है, जो परागकण होते हैं वो जायांकी कहाँ पर पहुंचते हैं या अंडक की कहाँ पर पहुंचते हैं बेटा? वर्तिकाग्र पर। किसी भी माध्यम से पहुंचे, जल से पहुंचे, चाहे वायु से पहुंचे या कीटों से पहुंचे या पक्षियों से या चमगादड़ के द्वारा या चींटियों के द्वारा या घोंगे के द्वारा, किसी भी माध्यम से पहुंचे। अब उन वो बाह्य साधन हुए, वो एजेंट हुए। क्या हुए? एजेंट हुए। अब वो एजेंटों को पता नहीं होता कि ये परागकण किस जाति के हैं और वर्तिकाग्र किस जाति की है। उनका तो काम सिर्फ ये है, जाति से उनको कोई लेना देना नहीं है। जिससे वो मकरंद चूसने जाते हैं, भोजन चूसने जाते हैं, वहाँ कुछ परागकण उनके शरीर में लग जाते हैं, चोंच में लग सकते हैं, पंख में, कहीं भी लग सकते हैं, और वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित। अब यहाँ पर आ गए। अब ये तो क्या है? पिस्टिल, स्त्री केसर है, और स्त्री केसर की क्या है बेटा? ऊपर वाली वर्तिकाग्र। और ये क्या है? पॉलन, परागकण है। क्या है? पॉलन ग्रेन है। और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आते हैं बेटा, वो अधिकांशतः कौन सी अवस्था में होते हैं? द्विकोशिकीय अवस्था में होते हैं। कितनी कोश की अवस्था में? द्विकोशिकीय अवस्था में। एक तो उनमें कायिक कोशिका होती है और एक क्या होती है? जनरेटिव सेल, जनन कोशिका होती है। अब ये परागकण, इनको ये जो वर्तिकाग्र है, या कह सकते हैं ये जो पिस्टल, इनको पहचानती है। अगर ये स्वयं की जाति के हैं, क्या है? स्वयं की जाति के हैं, तो उनको ये स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। अगर स्वयं की जाति के हैं तो इनको स्वीकार कर लेती है और इनको अंकुरित होने देती है, अर्थात इनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और यदि वो दूसरी भिन्न जातियों के हैं या दूसरे वंश के हैं, तो उनको ये क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। अर्थात उनको क्या कर देती है बेटा? ये अस्वीकार कर देती है। और जब एक अस्वीकार कर देती है तो उस परागकण का अंकुरण नहीं होता, पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता, नर युग्मकों का निर्माण उस वर्तिकाग्र पर नहीं होता। ठीक है ना? अब जब उसका अंकुरण नहीं होगा तो क्या निषेचन की क्रिया होगी? निषेचन में क्या हो गई? विफलता। और इसी निषेचन में विफलता को अपन क्या कहते हैं बेटा? अनिषेचता कहते हैं। अर्थात जो अनिषेचता होती है वो पौधों में पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन के परिणाम स्वरूप होती है। किसके स्वरूप होती है? पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन के स्वरूप होती है। अब इसके लिए असंगतता के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, असंगतता के लिए उत्तरदायी कारक बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, एक तो बताया था मैंने आपको कौन से आकारकीय, कौन से बताया था? आकारकीय कारणों से, आकारकीय कारणों से नर व मादा युग्मक का संयोजन नहीं होता। या फिर है ना, यदि देखो एक तो किस कारण से? आकारकीय कारण से, और दूसरा है बेटा कार्यकीय, फिजियोलॉजिकल, कार्यकीय कारणों से नर व मादा युग्मकों का क्या नहीं होता? संयोजन नहीं होता। तो असंगतता के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है आकारकीय ना, मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरे हैं बेटा फिजियोलॉजिकल, कार्यकीय कारक। ठीक है ना? अब सुनो, ये जो असंगतता है, क्या है? असंगतता किस प्रकार से नियंत्रित होती है? असंगतता को कौन नियंत्रित करता है?
आपको पता है कि जीवों में लक्षणों का नियंत्रण कौन करते हैं बेटा? जीन करते हैं। जीवों में चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उनमें लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? जीनों के द्वारा होता है। तो ये जो असंगतता है बेटा, यह एक जीन के किसके? एक जीन के बहुयुग्म विकल्पियों मल्टीपल एलिल किसके द्वारा? मल्टीपल एलिल द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। इनकॉम्पेटिबिलिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? एक जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा, मल्टीपल एलिल के द्वारा क्या होती है? ये नियंत्रित होती है। अब सुनो, ये अब असंगतता कब विकसित होती है? ठीक है ना? जो असंगतता है यह प्राय जो असंगतता है या अनिश्चितता है, प्राय एक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होती है, या कह सकते हैं असंगतता एक अंतःक्रिया किसके द्वारा? एक अंतःक्रिया के द्वारा होती है। और उस अंतःक्रिया के द्वारा क्या होता है कि वर्तिकाग्र क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, और परागकणों की भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये जो असंगतता है, अंतःक्रिया वर्तिकाग्र के परिपक्व होने तथा परागकणों की भित्ति निर्माण के समय क्या होती है? विकसित होती है। देखो, वर्तिकाग्र का परिपक्व होने से मतलब है बेटा वर्तिकाग्र का ग्राही होना, परागकणों को ग्रहण कर उनका अंकुरण करना, अर्थात वो अंकुरण करने योग्य है तो उसको क्या कहेंगे अपन? वर्तिकाग्र का, या वर्तिकाग्र परिपक्व है, या वर्तिकाग्र क्या है बेटा? ग्राही है। अब देखो, परागकणों की भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों की भित्ति। और परागकण की भित्ति बेटा दो होती हैं, आपको पता है। एक तो बाह्य चोल होती है, एक्जाइन होती है, और एक बेटा अंतः चोल होती है, एंटाइन होती है। और उस समय क्या उत्पन्न होती है? अनिश्चितता या असंगतता क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये कुछ पॉइंट हैं, 1 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। मिटा दो। देखो, मैंने आपको असंगतता के 2 प्रकार बताए थे, एक तो अंतराजातीय है और एक अंतर्जातीय है। एक बेटा मैंने आपको इंट्रा स्पेसिफिक बताया था ना, अंतर्जातीय। दूसरा जो प्रकार बताया था उसे अपन क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं।
और ये जो अनिषेचता होती है, यह है अनिषेचता, यह अनिषेचता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है। क्या होती है? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है। अब सुनो बेटा, इसी आधार पर मैंने इसके दूसरे नाम भी बताए थे आपको, है ना। इंट्रा स्पेसिफिक का दूसरा नाम बताया था सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या बताया था? सेल्फ स्टेरिलिटी, स्व अनिषेचता, स्व अनिषेचता। और दूसरा बताया था बेटा ना सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या बताया था? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा था मैंने आपको। अब देखो, ये जो स्व अनिषेचता का निर्धारण और नियंत्रण, किसका? इसका निर्धारण एवं नियंत्रण स्व अनिषेचता का या स्वबंधता का, इसको तो अपन क्या कहेंगे? स्वबंधता, स्वबंधता और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, स्व अनिषेचता। देखो बेटा, इसका जो निर्धारण और जो नियंत्रण है वो एक तो होता है नर युग्मकोद्भिद से और दूसरा होता है बीजाणुद्भिद से। एक तो किससे होता है बेटा? निर्धारण व नियंत्रण एक तो होता है किसके द्वारा? मेल गैमेटोफाइट के द्वारा, और दूसरा होता है बेटा बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा। बीजाणुद्भिद स्पोरोजीनस टिश्यू के द्वारा, स्पोरोजीनस टिश्यू के द्वारा होता है। अब सुनो, यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद से मतलब है परागकण के जीन प्ररूप से। परागकण के किससे बेटा? जीन प्ररूप से। नर युग्मकोद्भिद, जो नर युग्मकोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका क्या होती है? परागकण होती है। क्या होती है? परागकण होती है। अर्थात नर युग्मकोद्भिद का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है बेटा? लघु बीजाणु या किसके द्वारा होता है? परागकण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यदि स्वबंधता का निर्धारण एवं नियंत्रण, यदि स्वबंधता का निर्धारण एवं नियंत्रण नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के जीन प्ररूप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परागकण के जीन प्ररूप के द्वारा होता है। तो उसे अपन बेटा युग्मकोद्भिदी अनिषेचता, गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्या कहते हैं उसको? यदि स्वबंधता या स्व अनिषेचता का निर्धारण एवं नियंत्रण नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के जीन प्ररूप के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अपन गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
और यदि किसके द्वारा होता है, बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा होता है। आपको पता है जो बीजाणु जन ऊतक हैं, क्या हैं, जो बीजाणु जन ऊतक हैं उनसे ही क्या बनते हैं, जो बीजाणु जन ऊतक है बेटा वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु या परागकणों का। अर्थात ये वे है जिससे परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये वह ऊतक है बेटा जिससे किसका निर्माण होता है, परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब सुनो, अब बीजाणुद्भिद यदि स्वयंबंधता का निर्धारण एवं नियंत्रण बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा होता है तो उसे बेटा अपन क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिदी ना, स्व अनिश्चितता। और लिख लो, यहाँ पर एक शब्द भूल गया मैं, स्व, और यहाँ पर क्या आएगा, सेल्फ। देखो, यदि स्वयंबंधता का निर्धारण एवं नियंत्रण बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बीजाणुद्भिद ऊतक के द्वारा होता है तो उसे अपन बीजाणुद्भिदी स्व अनिषेचता स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या कहते हैं उसको, बीजाणुद्भिद। देखो, मैंने आपको स्वयंबंधता के दो प्रकार बताए, किसके आधार पर, निर्धारण एवं नियंत्रण के आधार पर। एक तो क्या बताया, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, युग्मकोद्विधि स्व अनिश्चितता। यदि स्वयंबंधता का या स्व अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण नर युग्मकोद्विध के द्वारा होता है तो उसे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। और यदि बीजाणुद्भिद टिश्यू के द्वारा होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू के द्वारा होता है तो उसे बेटा क्या कहते हैं अपन, बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चितता स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं अपन, मिटा दूं, पौधों में स्व अनिश्चितता के परिणाम। पौधों में स्व अनिश्चितता के परिणाम। पौधों में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, उसके परिणाम क्या हैं। देखो बेटा, इसका परिणाम हो सकता है परागकण अंकुरित नहीं हो। क्या नहीं हो, परागकणों में किसका अभाव हो, अंकुरण का। परागकणों में अंकुरण का क्या हो सकता है, अभाव। अर्थात जो पॉलन ग्रेन बने वो कैसे हो सकते हैं, स्टेराइल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, बंदे हो सकते हैं। और यदि परागकण मान लिया अंकुरित भी हो जाए, क्या हो जाए, परागकण अंकुरित हो जाए तो परागकण अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है। जो अंतः चोल है वो जनन छिद्र से बाहर निकलती है, और जो बाहर निकलती है वो रूप क्या होता है बेटा, पराग नली होती है, पॉलन ट्यूब होती है। तो इसका दूसरा परिणाम क्या हो सकता है, पराग नली की वृद्धि न हो पाना। पराग नली, पॉलन ट्यूब,
पराग नली की वृद्धि न हो पाना। ठीक है, क्या नहीं हो, या तो अंकुरण नहीं हो, मान लिया अंकुरण भी हो जाए तो फिर वो किसका निर्माण नहीं करे, पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं करे। ठीक है ना। अब मान लिया पॉलन ट्यूब भी बन जाए, क्या हो, पॉलन ट्यूब भी मान लिया बन जाए, लेकिन पॉलन ट्यूब क्या नहीं करे बेटा, आगे वृद्धि न कर कर उचित स्थान पर नहीं पहुंचे। पराग नली का सही स्थान पर, पराग नली का पॉलन ट्यूब का सही स्थान पर न पहुंच पाना, किसका परिणाम हो सकता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का, स्व अनिश्चितता का या स्व असंगतता का क्या हो सकता है बेटा, परिणाम हो सकता है। अब सुनो और क्या हो सकता है इसके परिणाम। देखो जो पराग नली है वो बन जाए तो पराग नली आपको पता है सबसे पहले वर्तिकाग्र में प्रवेश करेगी और वर्तिकाग्र स्टिग्मा में प्रवेश करने के बाद वो किस में प्रवेश करती है बेटा, स्टाइल में प्रवेश करती है। और यदि स्टाइल में प्रवेश करते समय जो पॉलन ट्यूब है वो क्या हो जाए, फट जाए। अगर पॉलन ट्यूब फट गई तो क्या जो मेल गैमेट्स हैं वो एग सेल तक पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाते। तो क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। पराग नली का पॉलन ट्यूब का स्टाइल वर्तिका, पॉलन ट्यूब का वर्तिका स्टाइल में ही फट जाना क्या हो सकती है, वो फट सकती है, किसी भी कारण से फट सकती है बेटा, चाहे कोई आकार की कारण हो चाहे क्या हो, कोई कार्य की कारण हो सकता है। अब मान लिया सब काम सही हो जाए, वो वर्तिकाग्र को भेदते हुए ना अंडाशय में प्रवेश करे, अंडाशय के बाद बीजांड में प्रवेश करे और बीजांड के बाद भ्रूण कोश में एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करे और एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के बाद जो मेल गैमेट हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और तब भी मान लिया किसी भी कार्य के या आकार के कारण से नर एवं मादा युग्मक का क्या नहीं हो बेटा, संलयन नहीं हो, है ना। केंद्रकों का संलयन न हो पाना, केंद्रकों का संलयन न हो पाना किसका परिणाम हो सकता है, किसका, स्व अनिश्चितता का, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का क्या हो सकता है बेटा, परिणाम हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन आपके पाठ का जो दूसरा टाइटल है वो है निषेचन, वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।